हेलो फ्रेंड्स, एनटीए का COQP11 जो CUT PG का पेपर कोड है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, फुल टू सॉल्यूशन। जिसमें पहला क्वेश्चन है इंग्लिश के रिगार्डिंग, ये है, इसमें डिटेल एनालिसिस भी इसका देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही एज वेल एज हीज फ्रेंड्स डैश है यहाँ पे डिनाइड एंट्री, यानी कि वाज डिनाइड एंट्री होगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब भी सिंगुलर यूज होगा फर्स्ट में एज वेल एज के पहले, तो उसके बाद वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ए फ्रेज लाइक एज वेल एज द वर्ब मस्ट अग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आ गया? क्वेश्चन दो है, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य द स्ट्रैटेजिस्ट लिव्ड डैश द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये ड्यूरिंग होगा। आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन आप यहाँ से देखो। मेन ऑफिशियल जो होता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये दोनों में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपकी कोर्स, करिकुलम, सिलेबस, कट ऑफ, सारा इंपॉर्टेंट अपडेट उस पर ही मिलता रहेगा। आपको कितना टारगेट करना है और ये भी PDF आप कैसे ले सकते हो वहीं बताएंगे। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डू नॉट वरी। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, सब कुछ है। चाणक्य, चूंकि जब किसी के शासन काल की बात होती है तो ड्यूरिंग ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई मदर्स ऑफिशियल कार इज पार्क्ड एल्सवेयर। अब इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना है। तो अब आप तो जानते होगे ना, मदर्स में ये वाला एस नहीं होगा, ऑफिशियल कार्ड एवरीवेयर ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो हुआ नहीं, और इज पार्क्ड एल्सवेयर। ठीक है, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों एक ही तरह से तो दिख रहा है। अब आप हमें ये बताओ कि ये दोनों एक तरह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ, जब ऐसे ऑप्शन दो रहे तो पहला वाला ही सही माना जाता है। पहला तो ये तरीका हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ऑफिशियल कार्स है, यहाँ पे एस ज़्यादा है। आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए से ई तक अरेंज करना है। ऑफिशियली अगर आप देखना चाहते हो तो आराम से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ, आपको सॉल्व करना चाहिए। आपकी कितनी तैयारी हुई है, मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे मिल जाएगा। याद रखिएगा, एकेडमी पॉइंट हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है जिसपे सारे, चाहे वो UGC नेट JRF हो या CUT PG या CUT UG, सबके क्लासेज यहीं पे अवेलेबल है। तो आई होप आपने इसको देखा होगा। वीडियो को पॉज करिए। राइट आंसर ACEBD। अब ये पूरा बड़ा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमने यहाँ अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, जनरली ऐसे पैराग्राफ को आप नेक्स्ट टाइम से सॉल्व करोगे, आपको फर्स्ट यू हैव टू डू इज कि इसको जनरल टू स्पेसिफिक होना है, यानी सिंपल सेंटेंस से शुरू होगा। कभी भी आप इज वाज से शुरू नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब आप यहां इन सेंटेंस को पढ़ोगे तो इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज ए होगा, ना कि एन नहीं होगा, ए होगा। समझ में आया बात? यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पर। हाउ डू सायरा अपील टू द एग्जामिनर। हाउ डज, हाउ डिड, या सायरा के साथ आप क्या लाएगा, आप खुद सोचो। तो ये होगा हाउ डज। समझ में आ गया? अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू लॉजिकली कंप्लीट द पैराग्राफ। अब ये देखो, अगर सही पूछो ये पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे और इसका रियल क्वेश्चन आपको देखना है तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो आप इसको, ये नेहरू का साइंटिफिक रीजन ऑन ह्यूमैनिज्म के बारे में जो थॉट था उसी से जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ एक तरीके से है। तो इसको कैसे लॉजिकली आप एक्सटेंड करोगे और इसके राइट आंसर क्या होंगे ये आपको बताने हैं। हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ द एज से शुरू है, वर्ल्ड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन तक खत्म है। तो याद रखिएगा 3 इज द राइट आंसर यहाँ होने वाला है। इसको आराम से पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आपको राइट आंसर पता चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, आपको पिछले 3 ईयर्स के मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। 3 ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। एंड इसमें जो फीलिंग और आइडिया दैट आर सजेस्टेड बाय अ वर्ड, तो ये कॉनोटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये होता है नेपोटिज्म।
नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, सीधा हिंदी में समझो, अपने भाई भतीजा या घर परिवार वाले की नौकरी लगा दी, उसको करप्शन करवा के उसको कुछ अच्छा करवा दिया, यही चीज है फेवरेटिज्म। Which of the following states are antonym? Honor, reverence, glory, renown, fabricate, construct, eradicate, plant। ठीक है, सो आंसर सेट 4 में इरेडिकेट का उल्टा क्या होगा? प्लांट होगा। ये तो सिमिलर वर्ड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इज, इसका डेफिनेशन भी बड़ा सा दिया हुआ, डेफिनेशन एंड उसके डिटेल भी दिए हुए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। Chandan was notorious for telling long, winding stories. He has a good sense of humor, but sometimes I found his stories hard to believe, so I took everything he said. Option, with a pinch of salt on the whole, in a nutshell, on the verge of. So, with a pinch of salt is the most appropriate answer. क्या होता है पिंच ऑफ साल्ट का मतलब समझो सीजो ना कि वो स्केप्टिकली सोचता है। ये बहुत ज़्यादा, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा 100% भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। तो वो क्या करता है, पिंच ऑफ साल्ट मतलब आराम से भरोसा कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर इन सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक। ठीक है, एडिटर्स ग्रामर गाइड नोट्स दैट फ्रेजेस लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, है ना। आर गोइंग टू इनकरेक्ट, इट शुड बी गोइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज गोइंग। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन को बदलना है। तो अब ये समझिए आप, जब किसी कोई डॉक्टर गया, फीवर हुआ उसको, और ही डायरेक्टेड मी, तो डायरेक्ट नहीं करता है डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? रेफर करता है। तो राइट वर्ड इज रेफर्ड। और ये रेफर्ड, हम लोग वाला रेफर जो वर्ड यूज करते हैं वो नहीं है। रेफर्ड मतलब उसको रेफर कर दिया गया किसी दूसरे डॉक्टर के पास या डिपार्टमेंट में। इज इट करेक्ट? यस, आगे बढ़िए। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फिर से है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन रेनोवेटेड। तो फ्रंट पार्ट जब भी किसी बिल्डिंग का रेनोवेट करते हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट सिंगल वर्ड होता है फैकेड। फैकेड का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, या आपके घर का जो सामने वाला हिस्सा है उसे फैकेड कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना, सुनते होगे कि जो मैटिनी होता है, दोपहर के शो को कहते हैं मैटिनी। इज इट करेक्ट? आइडेंटिफाई द इडियम मीनिंग आर्गुमेंट इज नॉट लॉजिकली साउंड, डज नॉट होल्ड वाटर। ये है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो इधर उधर उठा के सेंटेंस डाल दिया। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग आपके शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश 15, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप दोगे ये 15 रहेगा। तो जो बच्चे हिंदी वाले होंगे वो आई थिंक स्किप कर दिए होंगे इंग्लिश, हिंदी वाला उनको अलग से सॉल्यूशन हम दे देंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 15 क्वेश्चन का मतलब है 60 नंबर का सवाल है, तो आप स्किप भी नहीं कर सकते हो। 60 मार्क्स, आप 6 मार्क्स छोड़ो ना, 1 मार्क्स पे आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप इतनी उम्मीद है, 1 मार्क्स पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि ये बेकार है, वर्ड के चक्कर में नहीं पढ़े, इंग्लिश के चक्कर में या हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़े। सबसे बड़ी गलती यही होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कौन सा पार्ट हार्ड आने वाला है। तो खुद से गेस मत करो, खुद से गेस तब करो जब आपने ही क्वेश्चन सेट किया हो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसे शॉर्ट में मॉस्पी कहते हैं, MOSPI। इसी के अंदर में एक ऑफिस है NSSO, ये न्यूज़ में भी आया था। इसके जो स्टैटिस्टिशियन थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इनकी सैलरी बहुत होती है, मतलब बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उनका, इनका अलग एग्जाम भी होता है। अब सोच लो कि इस देश के जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं वो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो वो लोग बड़े दिमाग वाले हैं। लेकिन उन्होंने लगा कि सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, तो वो है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैथ और रीजनिंग, यानी क्वांट प्लस रीजनिंग का जो भी सेगमेंट होगा उसको आपको नेक्स्ट सर जो मतलब क्यू सर हैं वो इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो वो पार्ट 2 में आएगा, या तो वो सारे क्वेश्चन का एक साथ क्वेश्चन करेंगे या इसका एक साथ कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी ही है, करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो जिसका एक्सपर्ट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल्प सूत्र कहाँ से आया? कल्प सूत्र जो है ना जैन ट्रेडिशन का है, इसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है, आप टेंशन ना लो। यहाँ पे देखो, कल्प सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट बिलोंगिंग टू बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर। जो तीर्थंकर है ना, जैन में 24 तीर्थंकर हैं, और इन 24 तीर्थंकर में जो है श्वेतांबर जैन लिटरेचर का ये पार्ट है कल्प सूत्र, उनके जीवनी के बारे में। समझ में आ रहा बात? कहते हैं ना कायाकल्प, यानी कल्प मतलब जीवन होता है, कल्प का मतलब क्या होता है? कायाकल्प, इस तरीके से। तो उनके जीवन से संबंधित यह है, सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
इंडियन स्पेस मिशन कंप्लीटेड द हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। आपने पढ़ा होगा L1 पॉइंट, न्यूज में देखा होगा, लैग्रेंजे पॉइंट होता है। अब ये आदित्य L1 हम लोग भेजे हुए हैं सूरज भगवान का अध्ययन करने के लिए, जो सन है उनका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन है ये नाम। ये तो आपको करंट अफेयर्स का पार्ट है। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जिनको भी ये COQP 11 का कोर्स ज्वाइन करना है, उनके लिए फिक्स एकदम 1999 रुपए है। आप आराम से ज्वाइन कर लो, ये ऑफर प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। बस इस वीडियो का रेफरेंस मुझे दे देना कि सर इस वीडियो में आपने बताया था। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 349 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी 349 में मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आप स्टडी मटेरियल ले लो, इसमें सारी चीज़ मैथ रीजनिंग क्वांट 20 से ज़्यादा ई बुक है इसमें, और 10,000 से ज़्यादा MCQ है। अगले वीडियो में मैं ये दिखा दूंगा आपको PDF, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही, कोई बात नहीं, क्लास नहीं लेने का मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। CUET से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आप बहुत आसानी से ले सकते हो। आप मार्केट से कोई किताब खरीदोगे, वो किताब आपको 500-600 में एक तो PYQ अलग देगा और आपको गाइड अलग देगा। दोनों अगर आप एक साथ खरीदोगे तो 700-800 रुपया लगेगा। हम आपको आधे से भी कम दाम में दे रहे हैं। आराम से प्रिंट करवाइए, इसमें एक्सपर्टीज, आपको मालूम है ना, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम निकाल लिया है, तो इन सब मामलों का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हो, ठीक है। ये हमेशा मैं कहता हूँ, जिसने रिजल्ट दिया, मैंने CUET निकाला, DU LLB निकाला, BHU, जब अलग अलग एग्जाम होता था उसमें भी टॉपर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो पढ़ो वही चीज़ की पढ़ाई भरोसा होता है। आप पढ़ रहे हो, भरोसा ही नहीं होगा तो क्या फायदा होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मैंने इसका ट्रिक दिया था, छगू, राम, बंझा मित्र हैं। ये हर साल हम देख रहे हैं, पूछ रहा है। तो छगू मतलब छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें तो सिर्फ त्रिपुरा ही राइट आंसर है। अब ये आपको ट्रिक नहीं याद करोगे ना तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा क्वेश्चन है ही। हड़प्पा सिटी मोस्टली एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो चनहूदड़ो था, क्राफ्ट मतलब समझ, जैसे चूड़ी बनना, वहाँ कपड़े का कुछ काम होना, इसको क्राफ्ट कहते हैं, समझिए इसको। तो यहाँ पे ये 22 में आपको है। धौलावीरा डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड समझ, तो मतलब यहाँ बोट वगैरह आते थे, रुकते थे। चनहूदड़ो इज द राइट आंसर। तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा पूरा सिलेबस। स्टेटमेंट है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। प्रोक्योरमेंट मतलब सरकार जिस दाम पे धान, गेहूं ये सब खरीदती है, धान, पैडी या फिर वीट ये सब खरीदते हैं, और वो FCI के गोदाम में रखते हैं। तो अब आप बताओ कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। यानी अब सरकार दाम घटा देगी तो कोई बेचेगा ही नहीं, सब लोग होल्ड कर लेंगे कि हम घर में ही रखते हैं अनाज, और इसको क्या करेंगे 6 महीने के बाद बेचेंगे, यही चीज है ना। तो 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। MP बनने का एज है 25 साल। इंडिया में 25 साल के आप हो गए तो सांसद बन सकते हो, ये समझ लो। तो जब उसी सांसद में से एक PM चुना जाता है, तो इसका कोई अलग से एज क्राइटेरिया आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। निपुण भारत मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो निपुण भारत याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक है, यहाँ पे हमने राइट आंसर दे दिया है। हो सकता है आपको ये पूरा क्वेश्चन हिंदी में चाहिए होगा, आप जिस भी भाषा में चाहिए आप हमें बता सकते हो, हम दोनों भाषा में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। भाषा को आप टेंशन ना लो, मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ ना, ऐसा रहता तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बोलता। फिर से एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग अलग से होगा। विच नंबर इज विल कम नेक्स्ट टू सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 जेटाबाइट क्या होता है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा टेराबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए जरा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्साबाइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है क्लियरली, और यहाँ एक्साबाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मैं बार बार इसको पढ़ाता था करंट अफेयर्स में, मुझे याद है। तो ये बेंगलुरु है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है ना।
देयर आर 5 मेन ABCD एंड 6 वीमेन। ये अरेंज करना है। इस क्वेश्चन को आराम से पॉज करिए, क्वेश्चन 30 नंबर है और ये चूंकि टफ नहीं, देखो ये फंसाने वाला क्वेश्चन था, ये जो था ये फंसाने वाला क्वेश्चन था, समझिएगा इसको, बहुत टाइम इसने लगाया था, खींचा था, तो आराम से इसको करिएगा, इसको तो सर करेंगे ही। Who among the following first Indian women athlete to win 3 पैरालंपिक मेडल? तो पैरालंपिक मेडल अवनी लेखरा ने 3 जीता था और ये अवनी लेखरा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी करंट है, करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, याद रखिए। LEN फंक्शन इन MS Excel बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? देखिए पाइथन जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग आप जानते होंगे, उसके ये लैंग्वेज में यूज होता है। LEN जो है ना, ये आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है, मैथ, ट्री, लॉजिकल, इन सब से जुड़ा हुआ नहीं है। LEN है ये, बस याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, टेक्स्ट से। आप सोचिए कोडिंग की बातें पूछ रहा है तो कंप्यूटर हाई लेवल का पढ़ के जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके मैथ रीजनिंग है, घबराना नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन होगा। कॉमन नोन फैक्ट्स है विच कंक्लूजन वुड फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट? सम बॉटल्स आर कार, सम कार्स आर साइकिल्स। ये आपको मालूम है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं, इजी होते हैं। चलो, Which of the following is not a direct tax? Income tax, corporation tax, property tax, custom duty। तो अब बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या कस्टम ड्यूटी, बताइए इसमें कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स? अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी कि आपको दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आप कुरकुरे का पैकेट खरीदते हो, उससे भी सरकार को टैक्स जाता है। तो कस्टम ड्यूटी जब हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी सरकार को दे दी जाती है, कंपनी जो लगाती है वो देती है। ठीक है, चलिए 37 आइए, अरेंज द गिवन वर्ड इन डिक्शनरी अल्फाबेटिकल। ये बहुत अच्छा है यार, इसमें कुछ नहीं है, AC सब में है। और अब देखना है कि इसके अनुसार A सबसे पहले है तो A सबसे पहले होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर B होगा। क्वेश्चन नंबर 38, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की शुड प्रेस? आपको F7 प्रेस करना होता है। स्पेलिंग एरर, जैसे यही डॉक्यूमेंट है, इसका ही मैं चेक करूँ तो F7 दबाना पड़ेगा हमें। ये सीधे रट लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड आ रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए हमने सीरीज सोचा है कि कंप्यूटर की क्लास हम आपको फ्री में भी यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, और जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो अलग फोल्डर बना करके डाल ही देंगे। कंप्यूटर टफ पूछने लगा, इतना टफ पूछता नहीं था। तो पहले मेरा टारगेट था कि 10-15 वीडियो में हो जाएगा कंप्यूटर वाले में, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम हमारे हिसाब से कंप्यूटर वाले में कम से कम हमें लग रहा है 20 से 25 वीडियो चाहिए। 20 से 25 आप यानी कि मान के चलो 12-15 घंटे दोगे, तभी जा करके ये आपका हो पाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्रांसलेटेड। आइए, ये वही क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, एवरेज ग्रुप। पुश को ऐसे लिखा गया तो हाइक को कैसे लिखा जाएगा, है ना? देखो सब कुछ है। अब ये सब क्वेश्चन बड़ा है, ए बी से 50% अधिक है, यानी ए बी से, तो ए हो जाएगा कितना, 150, बी हो जाएगा 50, अब बी सी से 25% कम है, सॉरी बी हो जाएगा 100, बी सी से 25% कम है। अब यही रिलेशन आपको निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ, ये भी आपको मैथ्स रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, पुश को कैसे लिखा जाता है। Should articles of only deserving authors be allowed in to be published? Argument: No, it's possible to draw a line deserving and undeserving. It will be save a lot of paper which is already in a sort. तो ऐसा करना चाहिए। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन है ये। क्या लगता है, सिर्फ बढ़िया लोगों के ही पब्लिश होने चाहिए पेपर? आपको लगता है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संजीव खन्ना है ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नेम द गवर्नर ऑन RBI 1 जनवरी 2025। ये शक्तिकांता दास जो थे, ये RBI गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ रीजनिंग आएगा, मैथ रीजनिंग अच्छा खासा रहेगा आपको। 51st चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे? संजीव खन्ना थे। ठीक है ना, 51वें चीफ जस्टिस। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के आएंगे, वो मैंने बताया सर उसको सॉल्व करवाएंगे, आप आराम से वीडियो पॉज करके वो देख सकते हो क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? राम, राम नहीं है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको भी अपने जीवन का अगर मेमोरी एक्सेस करना हो तो राम नाम लीजिए, वो तुरंत एक्सेस हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा, तो रैम भी सोच करके ही बनाया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो रैंडम यानी कि तुरंत जो आप मोबाइल में यूज करते हो ना, तुरंत इधर इस ऐप से उस ऐप, इसी को कहते हैं। 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेट। 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा आपका। आपको मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDF? एज पर द यूनियन बजट, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर से एक क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये भी देखो। हाँ, अब आते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट MS वर्ड में खोलना है, तो Ctrl+N दबाओगे, जैसे मैं यहाँ भी आपको Ctrl+N दबाऊँ तो एक नया फोल्डर खुल गया। समझ में आ रहा बात? तो यही मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लाइव एग्जांपल देने वाले को, है ना, एक्सपीरियंस आपको अच्छा रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। देखो भाई, मोहनदास करमचंद गांधी देश की आज़ादी तक बड़ी लड़ाई लड़े वो, उसके बाद वो दुखी हो गए क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद दूसरे दुखी हो गए कि पाकिस्तानी यहाँ रहे नहीं, तो एक अलग देश भी बन गया और बहुत हिंसा फैली जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, तो उस आदमी को बहुत इस बात का कष्ट हुआ। स्वतंत्रता के दिन ये पूरे फास्टिंग में थे, इस वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग ही नहीं लिया कि मैं इस अब आगे संविधान बनाने वाले प्रोग्राम में नहीं रहूँगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन कम हो गए हैं, सिलेबस वही है, तो आपका एग्जाम टफ हो गया, ये याद रखिएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, आप देख लो। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। पैरा शटलर वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी एट पेरिस पैरा ओलंपिक। बस 13 क्वेश्चन और है, इसमें आप देखोगे सुहास यतिराज, प्रमोद भगत, ये सब राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए जरा, आपको मैं राइट आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबके आंसर हमने दिए हुए हैं। ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार इनका नाम है, ठीक है ना। सुहास यतिराज सिल्वर मेडल इनको मिला था। इज इट क्लियर? ठीक है, नीतीश कुमार इज द राइट आंसर। गोल्ड मेडल का बताना है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आज हमारा प्रियम्बल है, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले, जो जवाहरलाल नेहरू का देन है, ठीक है। उसके बाद द बैंक ऑफ विजिबल लॉर्ड राम स्पेंड हिज फर्स्ट नाइट। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। भगवान राम ने जो अब एग्जाइल पे यानी तड़ीपार पे जा रहे थे, ये संसार ऐसा ही है, भगवान राम को भी तड़ीपार पे भेज दिया था 14 वर्षों के वनवास जो था उसमें। तो उनका नदी जो था वो तमसा था, समझ में आ रहा है? तमसा नदी के किनारे बेचारे रात गुजारे थे पहली बार, तो कहीं रुकेगा ना आदमी, चलेगा तो? ऐसा तो है नहीं कि भगवान है तो मानव रूप में थे, तो मानव कहीं रुकेगा ना जी। तो उनको उनका नदी कौन सा था? तमसा रिवर था, रामायण में ये लिखा हुआ है, तमसा नदी था। वहीं पे सब अयोध्या वासियों को क्या किए थे? छोड़ दिए थे और उसके बाद चले गए थे। बस 2 मिनट और। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, राइट आंसर हो गया। द नेक्स्ट इज MS वर्ड में कोई फाइल को क्लोज करना है, तो आप क्या करते हो? MS वर्ड में कोई फाइल क्लोज करना हो, कोई भी फाइल, तो आप समझ लो उसका राइट आंसर Ctrl+W। जैसे मान लो कि मैं ये फाइल खोल के रखा हूँ, इसके बगल में भी मैंने ये फाइल खोल दिया, तो Ctrl और W मैं दबा दूंगा, ये बंद हो गया, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? यही चीज़ है। अब ये फिर से एक मैथ रीजनिंग का सवाल है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन वुमेन, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, हाउ द मैन रिलेट टू वुमेन। ये तो रिलेशनशिप का लफड़ा है। देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल कौन है? आपको अगर याद होगा इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था, 4th जनरेशन में IBM 4341 है ना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। 4 है, तो ये इसी का राइट आंसर है। मोहनदास करमचंद लॉस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने किस मतलब कैबिनेट मिशन 1945 में आया था, राउंड टेबल क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया, फेल हो गया, उसको बोला उन्होंने पोस्ट डेटेड बैंक का चेक है, ये पागल बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब तुमको बताते हैं, तुम लोग रुक जाओ, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 74 हो गया। 75 में तो फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ महाभारत, महाभारत की रचनाकार कौन है? कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ ये खत्म हो गया, मैथ का सॉल्यूशन आपको सर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।